इस यूनिवर्स का, सभी पूर्वजों, ऋषि महर्षियों पर, माता पिता सर पर। वापस लीव ज्वाइन करती हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरे। इस यूनिवर्स का थैंक यू, ईश्वर का धन्यवाद, सभी ऋषि महर्षि पूर्वजों का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, अब सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सब ठीक ठाक सर। कल के बारे में वक्ता जी आप बताओगे कि हमने कल क्या किया था? वक्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। है नहीं? हाँ जी, आवाज आपकी जो है लेफ्ट क्लास में नहीं है। सर मेरे को भी दिखा रहा है इनका क्लास में। आवाज नहीं आ रही, अभी आया, अभी दिखाया। आप या तो थोड़ा सा नजदीक हो जाइए, आप अपना माइक। सर मेरे फोन से बोल रहे हैं अभी। हाँ, अच्छा ठीक है। नमस्ते, नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कल हमने पढ़ा था सेकंड लेवल के बारे में। जब हम इस लेवल में पहुंचते हैं तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए, और जब मेडिटेशन करते हैं तो हमको अपनी सांस के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो इसमें जैसा हम जब सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, और सांस पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। इसमें जब भी सांस अंदर लेते हैं तो हमको अपने नाभि तक अंदर लेना चाहिए, और सेकेंड स्टेप में हमारा नोज आता है। सांस में हमको ध्यान देना चाहिए जब सांस लेते हैं, तो फिर अंदर लेके नेबल तक सांस लेके वहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जब जैसा बाहर सांस उसको एक्सेल करते हैं तो जब 9 इंच डिस्टेंस तक फील करना चाहिए, है ना। और ऐसा करके हमको एवरी डे मेडिटेशन करना चाहिए। और पहले हमको अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर का ईगो और इस तरह का सिस्टम बॉडी में नहीं आता है। और पहले हम ध्यान करें, उसके बाद नाड़ी स्पाइक की 2 नियम अपने सोच, अनुमान, अंदाजा बाहर रखें। जैसा आप किसी भी टेंशन
मोटे व्यक्ति टेंशन में हो तो इस तरह का अपना दबाव बाहर रखे, उसके बाद देखना चाहिए। और लगेगा जैसे मोटा व्यक्ति है तो आप अति कफ वृद्धि लगेगा, इसलिए देख के अपना सोच और अनुमान नहीं बोलना चाहिए। अशांत स्वभाव में नाड़ी देखें। और विकृति, मानसिक विकृति के बारे में जाना था हमने। मानसिक विकृति का अर्थ है मन का असंतुलन, जब मन पर सत्व रज कम गुणों का प्रभाव होता है। जब इनमें असंतुलन होता है तब मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। उसके बाद सर ने बताया था उन्माद और अपस्माद। उन्माद एक गंभीर मानसिक विकृति है जिसमें मन, बुद्धि, स्मृति, व्यवहार और चेतना में विकार आ जाता है। मन, बुद्धि, संज्ञा और स्मृति का विकार ही उन्माद है। उन्माद के मुख्य लक्षण असामान्य बोलना या चुप्पी, भ्रम, गलत धारणा, क्रोध, भय, अत्यधिक हंसी या रोना, इसका प्रकार की गतिविधि मिलेगी। उन्माद वाले की नाड़ी तेज, चंचल, अनियमित होती है। और अपस्मार आयुर्वेद में अपस्मार एक गंभीर मानसिक तांत्रिक विकृति है जिसमें अचानक चेतना और होश का नाश हो जाता है और शरीर में दौरे और फिट्स पड़ते हैं। और स्मृति वृद्धि, संज्ञा लोप कर देते हैं, उसे अपस्मार कहते हैं। इस तरह की बीमारी की नाड़ी देखते समय हमको उसकी आंखों की चाल, कैसे रिप्लाई करता है, उसका हाव भाव, उसका बिहेवियर में भी ध्यान देना है। हमको हर दिन मेडिटेशन करना जरूरी है। और दूसरा टेक्निक, नाड़ी की तीनों फिंगर से अपनी पोजीशन में रख के नाड़ी को प्रेस करके रोकना होगा। फिर नाड़ी को धीरे करके छोड़ना है, वहां तक छोड़ना है नाड़ी की पल्स बंद होने तक। दोबारा दबाना है और महसूस करना है। यह दूसरा लेवल का टेक्निक है। इस लेवल के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और थर्ड टेक्निक, तीनों फिंगर को नाड़ी के ऊपर रख के तेज दबाना है और नाड़ी बंद होने तक धीरे धीरे तीनों को एक साथ छोड़ना है जब तक स्पंदन ना हो, और यहीं पर रुकना है। जहां तक पहले स्पाइक मिले वहां पर सभी पल्स को महसूस करें। इसके बाद तर्जनी में प्रकृतिस्थ बात और मध्य में प्रकृतिस्थ पित्त, रीग में प्रकृतिस्थ कफ होता है। और स्पंदन की तीव्रता कितनी है, 0 है, 0.1 है, 0.2 है, ऐसा करके हमको जानना चाहिए। और जो दोष होगा उसकी समानुपातिक तीव्रता होगी। नाड़ी में प्रकृति स्थिति नेचर के हिसाब से और जन्मजात स्वाभाविक विकार को जानते हैं। विकृति की स्थिति
जो 8% विकार की स्थिति, जो 8% विकार है, नाड़ी 2-3 बार चेक करनी चाहिए। जब नाड़ी 2 लोग चेक करते हैं तो उनकी अनुमान अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होगा। तो उसमें ये जाना था हमने, एग्जाम्पल जैसा पहला वाला चेक करेगा तो वो 7th लेवल पे जाके चेक करेगा, और कोई दूसरा वाला बंदा करेगा तो वो 5th लेवल पे चेक करेगा। बट डिफरेंट लेवल की वजह से अलग-अलग राय होगी, बट उनकी जो अजम्पशन है एकदम बराबर रहेगा। ये हमने कल के क्लास में सीखा था, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने जो है एक्सप्लेन किया। चलिए, अच्छा हम फोर्थ सब दोष। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दोष के बारे में। कि दोष वात पित्त कफ, ठीक है, ये होते हैं, तो इसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे सब दोष। आज सब दोष जैसे वात के 5 पार्ट हैं। सब दोष आज आपने 3rd लेवल पे आपने देखा होगा। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है 3rd 4th की। हमें सब दोष आज के बारे में जानना है। पित्त के 5 पार्ट हैं, मतलब पित्त एक दोष हो गया। सब दोष उसके 5 पार्ट, प्राण उदान व्यान, वायु के हो गए। वायु के 5 भाग हो गए, प्राण उदान वायु, प्राण उदान व्यान समान और अपान। ठीक है,
पैरट उड़ा, वहां से आया। P फॉर प्राण, उड़ा फॉर U फॉर उड़ान, वहां से आया। V फॉर व्यान और से फॉर समान और आया फिर अपान। पित्त, पित्त के 5 शब्दों हैं, पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक। ऐसे ही कफ के 5 क्लेदक, अवलंबक, श्लेषम, बोधक और त्रपक। ठीक है, तो अच्छा, आज का अपने मेडिटेशन का अभ्यास किया क्या? यस सर। Yes. ओके, सबने किया, ठीक है। हाँ। तो इसमें जब हम सब दोष देखते हैं तो सब दोष, प्रत्येक दोष के सब दोष हैं। मतलब वायु के 5, पित्त के 5, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्तर पर जब हम आते हैं सब दोषाज पर, तो मात्र एक ही उंगली द्वारा नाड़ी की स्पाइक को समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि पित्त के 5 सब दोष, वात के 5 सब दोष, कफ के 5 सब दोष अलग अलग हो गए ना सबके। तो इसलिए एक समय में एक उंगली को ही के स्पाइक को समझते हैं। दूसरा, इस सत्र पर पहुंचने हेतु, कौन से पर? सब दोष पर पहुंचने के लिए नाड़ी के सुपरफिशियल यानी कि सबसे ऊपरी तथा निम्नतम सत्र, निम्नतम सत्र मतलब 7th लेवल, जो मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल एकदम जहां नाड़ी ब्लॉक हो जाती है ना, और उसके बाद थोड़ा सा छोड़ते हैं तब, तो उनके बीच में उंगलियों के दबाव को घटा बढ़ाकर 5-6 बार में वहां पर जो है पहुंचा जाता है, एक बार में नहीं पहुंच सकते हम। कभी ऊपर आएंगे, फिर बिल्कुल नीचे जाएंगे, वहां से फिर हम छोड़ते हुए ऊपर आए, फिर नीचे गए। ऐसे मतलब 5-6 बार में आप जो है 4th लेवल पे पहुंच पाते हैं। एक तो इससे हमें क्या होता है कि नाड़ी की ऊंचाई का अंदाजा हो जाता है कि नाड़ी कितनी ऊंचाई ऊंची है। तब हमें तीनों उंगलियों के जब ऊंचाई का अंदाजा हो जाए ना कि हाँ, तो तीनों उंगलियों को सर्वोपरि स्तर पर ला करके रोकना है। समझ में आई? मतलब आपको एक बार आप ऊपर आए, इसके लिए क्या करना है, आप ऊपर आए, फिर बिल्कुल निम्नतम सत्र पर गए, और फिर दोबारा से आप मतलब ऊपर आए, फिर निम्नतम सत्र पर गए। तो ऐसे 5-6 बार आप करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर
सुपरफिशियल लेवल पर उंगली को ला करके रोकना है। और उसमें सबसे पहले आपको तर्जनी उंगली को नीचे दबाना है, मतलब आपने ऊपर नीचे करके वहां पे ठीक कर लिया नाड़ी को, और फिर सुपरफिशियल लेवल पे एकदम ऊपर आ गए और ऊपर आकर के तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर को नीचे की तरफ दबाना है, और नाड़ी में जो स्पाइक मिले वो जगह निश्चित करनी है। ठीक है, और वहां पर अपनी उंगली को रोक लेना है, और फिर हमारी जो प्रथम उंगली है उसको 5 भागों में डिवाइड कर लेना है। देखिए, ये इंडेक्स, मिडल, रिंग। इंडेक्स में हमने 5 भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पता चल गया। ग्रुप में भेज दिया मैंने। ठीक है, 5 भाग में डिवाइड करके आपको ये देखना है कि स्पाइक कौन से भाग पर आ रही है, एक भाग पर सीमित है या फैली हुई है, इसका आपको फैसला करना है, निर्धारण करना है। इसमें यदि एक भाग पर सीमित हो तो अंगूठे के नजदीक से शुरू करना है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 5। ठीक है, यदि स्पाइक आपको एक भाग से मतलब वो होता है तो, और यदि स्पंदन एक से अधिक भाग में फैला है तो उसे हमें 5 से स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें और आगे हम जब और एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसमें और पढ़ेंगे।
ठीक है। पहला प्राण वात, दूसरा उदान वात। 5 जो भाग हैं वात के, समान वात, अपान वात, ठीक है। और यदि एक से ज्यादा फैला हुआ है तो व्यान वात का ज्ञान देगा ये। मतलब प्राण दे रहा है तो उंगली के फर्स्ट अंगूठे के साइड में, उदान थोड़ा सा उससे अगले उस पे, उंगली को 5 पार्ट में बांटेंगे तो। और आपने ये चेक कर लिया, फिर उसके बाद हम जो है मिडल फिंगर को अपने उस लेवल पे ले जा करके चेक करते हैं, और इसमें 1 2 3 4 और 5 क्रमांक हम उसके ऊपर मार्क अंकित कर लेते हैं। इसके लिए आप जो है ना, जिस प्रकार से मैंने ये उंगली पे निशान लगा के और ये लगा रखा है, इसे आप 5 बराबर बराबर पार्ट उंगली पे निशान बना सकते हैं शुरू में अभ्यास के लिए। तो ऐसे ही यहाँ मिडल फिंगर पे भी आपको 5 अलग अलग भागों में स्पाइक को देखना है, ठीक है। वो किसी एक भाग तक फैला हुआ है, सीमित है या फिर फैला हुआ है, इसको आपको चेक करना है। और एक भाग में फैला हुआ है तो मतलब 1 2 3 4 अंगूठे से शुरू करेंगे, और यदि एक से ज्यादा फैला हुआ है तो उसमें उसे क्रमांक 5 से करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, इनके सीक्वेंस सेम रहेगा, मतलब पाचक पित्त तो पहले पाचक ही रहेगा, रंजक तो दूसरे नंबर पे रंजक ही है, कहीं आप इसको चेंज नहीं करना है। साधक, आलोचक, और यदि एक से ज्यादा है तो भ्राजक पित्त का ज्ञान देता है वो। फिर आप कौन सा लेके आएंगे? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को भी उसी लेवल पे लेके आ जाइए, और उसमें भी देखिए कि किसी एक भाग तक सीमित है या फिर फैला हुआ है। और एक भाग तक है, मतलब किसी एक भाग तक है तो उसको 1 2 3 4, और एक से ज्यादा है तो उसे कहते हैं कि 5 से शुरू करना है, यानी कि वो एक से ज्यादा फैला हुआ है तो जैसे पहला क्लेदक, दूसरा अवलंबक, तीसरा बोधक, त्रपक, और पांचवा एक से ज्यादा है तो श्लेष्मक, श्लेषक कफ का ज्ञान जो है वो ऐसा देता है। ठीक है, तो जस्ट ये सब दो साज का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद जो है वो है धातु सत्र, धातु लेवल, धातु के बारे में। हमारी जो धातुएं हैं, रस, रक्त, अस्थि, मांस, शुक्र, मेद, इन धातुओं के बारे में
मैं आपके पास वो भेज देता हूँ। ग्रुप में मैंने भेज दिया। ठीक है, आप इस प्रकार से मतलब आप डायग्राम बना सकते हैं। और आज जो है मैं क्या बोलते हैं, सभी गतियों के भी डायग्राम आपके पास में भेज देता हूँ आज। ठीक है, जो भी ओके गति सर। हमने देखी, हाँ, उन सब का ग्रुप में मैं भेज देता हूँ आपके पास, है ना। तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में भी और आप खुद से बनाने में भी। चलिए, तो धातु सत्र पर ये सत्र जो है ना, मतलब बहुत जरूरी है। और तीनों उंगलियों पर से जांचा जाता है। जैसे हमने सब दो साज एक उंगली से जांचा, ये तीनों उंगली से जांचा जाता है। इस सत्र पर पहुंचने के लिए नाड़ी को सुपरफिशियल और डीप लेवल के बीच में जो है उंगलियों के दबाव को घटा बढ़ा करके 5-6 बार में पहुंचा जाता है। मतलब आप एक बार सुपरफिशियल पे आ गए, फिर एकदम 7th लेवल पे चले गए, फिर ऊपर आ गए। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको पहले भी कि कोई भी नाड़ी आप चेक करते हैं तो 5-6 बार तक आप जो उसको दबाव छोड़ो, ऐसे करके धीरे धीरे दबाओ, धीरे धीरे छोड़ो, और फिर आपको जहाँ चेक करना है उस पे आप पहुंचिए। तो इससे क्या होगा कि नाड़ी की एक तो ऊंचाई का अंदाजा आ जाता है, तो हमें तीनों उंगलियों को सुपरफिशियल लेवल पर ले जाकर के स्थित करना है, यानी कि सबसे ऊपरी सत्र पे। और वहां से तीनों उंगलियों को एक साथ हल्का सा दबाव दे करके इस लेवल तक पहुंचाया जाता है, और वहां पर मिलने वाले स्पंदन को समझा जाता है। यहाँ पर जो स्पंदन तीनों उंगलियों पर हमें मिलते हैं, उनको समझते हैं कि क्या है। तर्जनी उंगली पर यदि स्पंदन मिलता है तो उससे हमें पता चलता है कि अस्थि धातु
और बीच वाले पे मिले तो रक्त। मतलब है इंडेक्स पे आप देखेंगे ना तो इंडेक्स के भी कहाँ, प्रोक्सिमल एंड पे अस्थि। और वही आप इस पे इस पर देखते हैं। बीच में जो मतलब इन फिंगरों के जो सभी के बीच में जो स्पर्श आपको मिलता है, तो शुक्र या आर्तो। सर समझे नहीं। प्रत्येक फिंगर को 3 भागों में डिवाइड कर लो। प्रत्येक फिंगर को 3 भाग में डिवाइड कर लो। ठीक है। अब तीनों में बीच में जो स्पाइक मिलेगी वो शुक्र या आर्तो की मिलेगी। और यदि कफ से हम शुरू करें तो कफ के हार्ट साइड रस, उसके डिस्टल एंड पे रक्त, मिडल फिंगर के हार्ट साइड प्रोक्सिमल एंड रक्त, उसी के डिस्टल एंड पे मिडिल फिंगर के डिस्टल एंड पे मेद, और वात के प्रोक्सिमल एंड पे अस्थि एंड डिस्टल एंड पे मज्जा। ठीक है। और इस लेवल पे जब हम क्या बोलते हैं, जब फुल एक्सप्लेनेशन पे पहुंचेंगे तो इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। सिक्स्थ लेवल पर जो है हम हमारे जो चक्र हैं उन चक्रों के बारे में जानते हैं कि कौन सा चक्र गड़बड़ है। और सभी फिंगर के मिड में सहस्त्र चक्र, और प्रोक्सिमल से यदि हम स्टार्ट करेंगे तो मूलाधार चक्र, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं आपकी रिंग फिंगर से रिंग फिंगर के प्रोक्सिमल पार्ट पे मूलाधार, और रिंग फिंगर के मतलब क्योंकि अगला जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान, तो रिंग फिंगर के डिस्टल एंड पे स्वाधिष्ठान चक्र। फिर आता है मणिपुर चक्र, तो मध्यमा उंगली के प्रोक्सिमल एंड पे मणिपुर चक्र। फिर आता अनाहत चक्र,
अनाहद चक्र उसी उंगली के अगले पार्ट पे, यानी कि डिस्टल एंड पे। फिर वात की नाड़ी आ गई, इंडेक्स फिंगर, उसके प्रोक्सिमल एंड पे विशुद्धि चक्र, और डिस्टल एंड पे आज्ञा चक्र, और सभी उंगलियों के बीच में सहस्त्र चक्र। मतलब जो मिडल कर्वेचर है उस पर सभी में सहस्त्रार्ध जो चक्र आता है वो। सर एक बार फिर रिंग फिंगर से बोलिए ना। मूलाधार चक्र, सब में एक तो मिडल कर्वेचर पे नोट कर लीजिए सहस्त्र चक्र, रिंग के मिडल पे भी, मिडल के भी, और इंडेक्स के मिडल पे भी। यहाँ चक्रों में मानस प्रकृति को देखते हैं हम, और रिंग पर आप देख लीजिए कि आपका मूलाधार, स्वाधिष्ठान, रिंग पे पहले तो मूलाधार से प्रोक्सिमल से शुरू करिए, प्रोक्सिमल पे मूलाधार और उसके डिस्टल पर स्वाधिष्ठान, मिडल फिंगर के प्रोक्सिमल एंड पे मणिपुर, मणिपुर से आगे है अनाहत चक्र, अनाहत से ऊपर चलेंगे तो विशुद्धि जो गले पे आता है, और उसके बाद आज्ञा चक्र। सात चक्र होते हैं हमारा, मतलब रूट चक्र, सैक्रल, मूलाधार तो हो गया है ना, फिर स्वाधिष्ठान सैक्रल यानी कि जहां डब्ल्यूडी एरिया है, सोलर प्लेक्स मणिपुर हो गया आपका नाभि, फिर अनाहत चक्र होता है हार्ट, और विशुद्धि चक्र होता है थ्रोट गला, और आज्ञा चक्र होता है थर्ड आई जहां पे हम वो बिंदी लगाते हैं, और सहस्त्र चक्र हो गया क्राउन चक्र बिल्कुल ऊपर। इन चक्रों को मर्म से भी जोड़ा जाता है, मर्म का भी रिलेशन है इन चक्रों का। मर्म भी आप नोट कर लीजिए कि इसमें कौन सा मर्म, कौन से चक्र पे कौन सा मर्म है। मूलाधार चक्र में गुदा मर्म है, स्वाधिष्ठान चक्र बस्ती मर्म, मणिपुर चक्र नाभि मर्म, अनाहत चक्र हृदय मर्म, विशुद्धि चक्र कंठ मर्म, आज्ञा चक्र स्थपनी मर्म, स्थापनी स्थापनी अदसैत है पैनी स्थपनी मर्म, और सहस्त्रार्ध चक्र अधिपति मर्म।
नोट कर लिया। जी सर। यस सर। हम्म तो जो इस लेवल पे हम मानस प्रकृति को देखते हैं, ठीक है जी। मानस प्रकृति को आप कभी बदल नहीं सकते। ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे किसी की मानस प्रकृति किसी कैसी भी है, उस प्रकृति को, और हम यहाँ पे चक्रों को देखते हैं। तो आप चक्रों को भी बता सकते हैं कि कौन सा चक्र गड़बड़ है। ठीक है। और इन चक्रों से मर्म का पता चल सकता है कि कौन सा मर्म दबा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ इन चक्रों से आप जो यानी स्टोन स्टोन होते हैं, स्टोन जो पहनते हैं कुछ कुछ लोग, रूबी वगैरह, या मतलब इस प्रकार के, वो नहीं डालते हैं। जी हाँ जो सर। जम्स हैं? स्टोन थेरेपी जो जर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जर्म्स पहनते हैं वो सर। हाँ 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 अंगूठी वगैरह में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप वो भी मतलब आप पता कर सकते हैं कि कौन सा चक्र गड़बड़ है, तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। फिर आता है सेवंथ लेवल। सेवंथ लेवल पर हम प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति। फर्स्ट लेवल पर हम देखते हैं विकृति, और सेवंथ पर देखते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि व्यक्ति की मूल संरचना, जो गर्भाधान के समय पर वात, पित्त या कफ, ठीक है, कि उसमें कौन सी उपस्थिति थी इनमें से। माता का वात था कि पिता का कफ था, या पिता का पित्त था माता का कफ था, मतलब क्या स्थिति थी। और उस स्थिति का हमारे शुक्र पर, माता के आर्तव पर इफेक्ट आता है।
और उससे ही जो एग फर्टिलाइज होगा उसका इफेक्ट उस पर आएगा। हमें यह 7th लेवल, कोई भी व्यक्ति आता है उसका 7th लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों मैच करके देखने चाहिए पहली बार। यदि किसी व्यक्ति का 7th लेवल और फर्स्ट लेवल मतलब कि एकदम डीप में नाड़ी और एकदम सुपरफिशियल दोनों बराबर हैं, दोनों पर सेम कंडीशन आ रही है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7th लेवल पर उसकी प्रकृति है। प्रकृति मान लो किसी की जैसे वात कफ हो और आज उसको विकृति में भी वात कफ है, तो यानी कि जो जिस रास्ते से उसको जाना था वो रास्ते से भूल के वो दूसरे पे चला गया तो विकृति आ गई। और इसी को हम यहाँ पर चेक करते हैं। विकृति जो है प्रथम सत्र मतलब फर्स्ट लेवल जो है वह दोषों का प्रकृति से विकृति जो है वो क्या है, जो भी दोष हैं वात पित्त कफ उनका प्रकृति से, प्रकृति मतलब जो हमारे शरीर की कॉन्स्टिट्यूशी है। जैसे मान लो कुछ लोग आप देखेंगे कि उनको कुछ भी खिला लो मोटे नहीं होंगे, कुछ लोग आप देखोगे कि उनको मतलब घी भी क्या कुछ भी नहीं दोगे तो भी वो मोटे रहेंगे, सूखी रोटी दोगे तो भी। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो वैसी ही है। हाँ, जिनकी प्रकृति और जो उस टाइम की विकृति यदि गड़बड़ है तो यानी कि वो है असंतुलन है, और यदि दोनों सेम है तो इसका मतलब संतुलित अवस्था है, बीमार नहीं है। और ये जो सर इसको परिवर्तन है वापस रिपीट कर दीजिए। देखो एक चीज समझो, मान लो एक टमाटर है। टमाटर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? लाल होती है ना। यस अच्छा, उसकी प्रकृति लाल है। दिस इज 7th लेवल। क्यों? क्योंकि वह टमाटर पहले हरा भी होता है, फिर थोड़ा सा पीला भी होगा और फिर जाके वो लाल होता है। ऐसा मान लें कि उसकी यस सर आ, प्रकृति ये है, ठीक है। और यदि वही टमाटर काला हो गया, हरा मतलब वो नीला हो गया, या उसमें कुछ दाग दाग से कुछ चेंज आ गया, तो बताओ उसमें दोष आ गया कि नहीं आ गया, उसमें रोग आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो ऐसे ही व्यक्ति की एक बनावट है, कुछ ना कुछ प्रकृति है। वो उस समय पे जब हमें मतलब ये कहो कि हमारा एग जो था मतलब वो फर्टिलाइज हुआ था माँ के गर्भ में, उस समय पर माँ ने क्या खाया था, पिता ने क्या खाया था, उस
उस महीने में क्या खाया था, 35 दिन के दौरान पिताजी ने क्या खाया था। माँ ने जिस दिन हम फर्टिलाइज हुए थे उसके 35 दिन के दौरान कौन सी चीज खाई थी, अधिक खाई थी। उस दिन वो क्या सोच रहे थे, खाना खाने के बाद कितने देर बाद संबंध बने, इन सब चीजों पर। और उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा समय था, कौन सा काल था, कृष्ण कौन सा पक्ष था, कौन सी ऋतु थी। और दूसरा फिर अंत में आता है कि दिन का कौन सा काल था। और उस पर टिकी है हमारी प्रकृति। अब बोलते हैं ना, वो नहीं देखा है कि भाई मतलब एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, दोनों की शक्ल थोड़ी सी अलग मिलेगी, नेचर दोनों का अलग मिलेगा, पसंद दोनों की अलग मिलेगी। क्यों? दोनों की इम्यूनिटी अलग मिलेगी, दोनों की शरीर की बनावट अलग मिलेगी। क्यों? वो इसी चीज पर निर्भर करते हैं। और यदि वही उसमें कुछ बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं विकृति। ठीक है जी। मान लो Yes. अभी जैसे मेरी जो प्रकृति है वो है वातज पित्तज, मेरी प्रकृति। और यदि मेरी प्रकृति, मेरी मतलब कफ बढ़ गया, मेरी वात और पित्त तो रहेगा ही रहेगा। यदि कफ बढ़ गया तो मुझे क्या आएगा, मतलब प्रकृति के अनुसार यदि मैं रहा, म- मतलब कि आप नाड़ी के एकदम डीप में जाओ। देखो बताता हूँ, अपने अपने हाथ पर चेक करिए, अपने अपना हाथ निकाले, नाड़ी को छुइए, जिस प्रकार से हम पकड़ते हैं वैसे। ठीक है, आंखें बंद करिए, रिलैक्स मोड में नाड़ी को दबाना शुरू करिए धीरे धीरे। यस, प्रेस और प्रेस और प्रेस। नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, तीनों पे बराबर प्रेशर आना चाहिए, तीनों उंगलियों पे। अभी बराबर प्रेशर से ही छोड़ते हुए तीनों पर, और ऊपर आ जाओ, ऊपर लेके आओ। और ऊपर भी कितनी, जहां पर स्पाइक मतलब ब्लॉक कर दी ना, और अपने और उससे जब आप ऊपर आ रहे हो तो तुरंत स्पाइक आपको मिल जाए। चेक करी, एक बार में नहीं तो 2-3 बार करिए। मतलब आप एक बार ब्लॉक करिए, फिर सुपरफिशियल पे आ जाइए, फिर से डीप में चले जाइए 7th लेवल पे, मतलब कि ब्लॉक कर लीजिए। पहुंचे आप? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, तो देख पाए आप? जी सर ऐसे 3-4 बार किया तो जैसे वात वाले जी में सर। फील हुआ ज्यादा। क्या करना है आपको, उंगली को पकड़ना है ना, वो उसको स्पाइक पे रखना है, उस पे नाड़ी पे, तीनों को ऊपर बराबर प्रेशर,
और बिल्कुल धीरे धीरे डीप में चले जाइए, नाड़ी को ब्लॉक कर दीजिए। चलो कोई इसका मेथड ठीक है, मतलब उंगली के ऊपर आपका पूरा ध्यान हो। और अब ब्लॉक कर दीजिए और ब्लॉक करके बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, और वहां पर रोक देंगे जहां पर स्पाइक तुरंत मिल जाती है। ब्लॉक करने के बाद वहां पर रोक देंगे जहां पर स्पाइक तुरंत मिल जाती है। इस अभ्यास कितना सर? के समय हमें स्थिर रहना है, निरीक्षण करना है, और निरीक्षण करने के लिए 7th लेवल पर पहुंचने के लिए कंटिन्यू, निरंतर और लगातार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता है। और कोई भी अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जब हम कंटिन्यू उसका अभ्यास करेंगे वही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो यह एक तकनीक है। उंगली को मतलब आप ऊपर से नीचे लेके गए फिर ऊपर लाए, दिस इज टेक्निक। दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस इज टेक्निक फॉर नाड़ी चेक करने की। और यह तकनीक, इसको जब तक नहीं पचाया जा सकता है, समझा जो मतलब जब तक आप इसको पचा नहीं सकते, जब तक इसको समझ नहीं सकते। पचाना मतलब कि आपके एकदम माइंड में फिट हो जानी चाहिए ना, नींद में भी पूछे तो भी। और ये कब तक नहीं पच सकती, जब तक समझ नहीं आएगी। समझ कब तक नहीं आएगी, जब तक अभ्यास नहीं होगा। मैंने आपको कल बताया था ना कि 7 सत्र इसी नाड़ी पर चेक होंगे, 7 लेवल। लेकिन किसी का एब्सेंस मतलब अलग बताता है, कोई अलग बताता है। वो क्यों? क्योंकि उसका उंगली उठाने का जो अभ्यास था वो हो सकता है 7th लेवल की जगह पे 5th पे आ गया, 6th पे आ गया। ठीक है जी। यदि हमसे बाई मिस्टेक मतलब ऐसा हो जाता है तो वह गलती नहीं है। ठीक है, हाँ, टेक्निक आपको सिखाएंगे और अभ्यास मतलब आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास तो अपने लेवल पर होता है हमेशा। क्योंकि जब तक अंतर्दृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब तक पच नहीं सकता कोई भी ज्ञान। अंतर्दृष्टि, और अंतर्दृष्टि अभ्यास की ही एक उपज है, ऐसा मान लो। अंतर्दृष्टि जो मतलब, अंतर्दृष्टि मतलब कि आपके अंदर से एकदम ये आए कि हाँ यार ऐसा है, तो वो अभ्यास से ही आता है। बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। ठीक है, बार बार अभ्यास जब आप करेंगे मतलब कि बार बार आप पेशेंट से मतलब आप पूछेंगे कि अच्छा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे और चीजें देखेंगे। फिर आप नाड़ी देखेंगे कि उसका कैसा है, 7th लेवल पे कैसा है, 5th फर्स्ट पे कैसा है। तो आप मैच करेंगे, अच्छा ये मैच हो रहा है, इसको ये गड़बड़ है, फर्स्ट लेवल पे ये गड़बड़ होती है, 7th पे ये होती हैं।
तो जब आपको उनका पहले पता होगा कि अच्छा ये गड़बड़ होती हैं और इसकी नाड़ी में ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है। समझ में आई बात? यस सर। जी सर। जी तीनों सर। उंगलियों के डिस्टल कर्वेचर पे वात का स्थान है, ये ध्यान रखें आप। तीनों उंगलियों के डिस्टल कर्वेचर पे वात स्थान की धड़कन की संख्या मतलब हमें काउंट करनी है। अच्छा, प्रकृति को कैसे देखेंगे, है ना? ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। प्रकृति कैसे देखेंगे? किसी व्यक्ति की प्रकृति को कैसे चेक करोगे? ये तो पता होना चाहिए हमें। ये तो पता चल गया कि स्पाइक उंगली के उस पे क्या कैसे रखना है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसे बताओगे? क्या काउंट देख के बताओगे कि किस प्रकार की प्रकृति है? वो क्या देखना है आपको? एकदम शांत बैठ करके और नाड़ी को दबाना है, ब्लॉक करना है और जहां पे और फिर धीरे धीरे छोड़ना है बिल्कुल। और जहां पर पहली स्पाइक मिल जाए वही 7th लेवल है। ठीक है, ये जो 7th लेवल है ना, ये 7 लेवल है। ये ब्लड में जब धातुएं बहती हैं तो उनका लेवल है अलग अलग। उन धातुओं को ही हमें अलग अलग लेवल पे ले जा करके चेक करना है, नाड़ी उंगली को। तो अब हम आते हैं कि प्रकृति कैसे चेक करते हैं। प्रकृति 3 उंगलियां हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है, जब हम 7th लेवल पे जा करके यदि चेक करते हैं और हमें तीनों फिंगर के डिस्टल कर्वेचर पे, डिस्टल एंड पे, ठीक है, क्योंकि डिस्टल एंड पे कौन सा स्थान है तीनों फिंगर पे? वात। ठीक है, तो उस डिस्टल एंड पे वात की काउंटिंग करनी है कि कौन सी पर है। फिर तीनों फिंगर के मिडल पे काउंट करना है कि कितनी आ रही हैं, मतलब तीनों पे आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। और फिर प्रोक्सिमल पे के एंड पे। किसी का पित्त मान लो प्रबल हो तो एक स्पाइक तीनों उंगलियों के नीचे महसूस होगी। किसी का पित्त प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप देखेंगे ना तो तीनों उंगली के मिडल पर एक स्पाइक आएगी। तो इसका मतलब P3 हो गया, P फॉर पित्त, P3 हो गया तीनों पे। ठीक है, और आपको उसी टाइम फिर आपको देखना है कि डिस्टल एंड पे मतलब कितनी आ रही हैं, मतलब वात के उस पर कितनी आ रही है। मान लो वात के उस पर एक आए, एक एक आई, तो V1 हो गया। और यदि किसी का कफ भी स्ट्रोंग है प्रोक्सिमल एंड पे, 2 उंगलियों में स्पाइन उत्पन्न होगी, उसकी जो स्पाइक आएगी वो 2 उंगलियों में होगी। तो यानी कि कफ 2 हो गया। तो अब यदि इसकी प्रकृति हम देखेंगे तो क्या था? वात 1, पित्त 3, कफ 2। तो यानी कि पहले कौन सी प्रकृति बोली जाएगी? पित्तज, पित्त है। और दूसरे नंबर पे कफ, तो इसको बोलेंगे पित्तज कफज प्रकृति।
समझ आई बात? यस सर। जब 7th लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों समान हो तो वे व्यक्ति स्वस्थ है, संतुलित है। तो हमें वर्तमान स्थिति और प्रकृति दोनों समान चाहिए, तब किसी व्यक्ति को आप स्वस्थ कह सकते हो। और यदि इसकी दोनों प्रकृति और विकृति मीन्स की 7th लेवल एंड फर्स्ट लेवल, सुपरफिशियल एंड डीपर लेवल बराबर नहीं है, तो आपके शरीर में कहीं कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। मतलब यानी कि प्रकृति, ऐसा मान लो कि शोकेस, आप किसी दुकान पे गए और आपको कुछ सामान दिखाया जा रहा है, और विकृति, आपको सामान दिखाया जाए, प्रकृति मतलब कि गोदाम में रखी है वो चीज, तो बोले कि जो दिखाया वो दिया, तो मतलब सही है। और यदि जो दिखाया कुछ और दिया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे का जो है हम कल करते हैं। आज का इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और मैं आप लोगों को एक और मैं कहना चाह रहा था कि इस सीखने की मुहिम को हम अभी अभी बंद नहीं करेंगे, है ना। मेरा था पहले कि नाड़ी का कंप्लीट करके और हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन अभी हमने इसका ये किया है कि नहीं, बंद नहीं करेंगे, जैसे जैसे न्यू लोग ऐड होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे मेरे कांटेक्ट में होंगे वो ऐड होंगे तो भी इसी में होंगे, और आपके कोई कांटेक्ट में हैं तो आप भी उनको इसमें ऐड करिए, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें ऐड होते जाएंगे हम इसको कंटिन्यू और आगे 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 रखते चलेंगे, ठीक है जी। तो आप भी इसमें कोशिश करिए कि आपके एंड से 1 2 4 जो भी आपके संपर्क में हैं, जो भी जानकार हैं, जिनको भी आप ये मतलब सिखाना चाहते हैं वो सीखें, ठीक है। तो और इसमें हम मोस्टली जो मॉर्निंग में रहेगा इसमें टोटली डायग्नोज रहेगा, टोटली डायग्नोज, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो इसमें मतलब यदि हमें इसको कंटिन्यू रखना है तो यानी कि कंटिन्यूटी ऐड होने में भी जो लोग ऐड होंगे तभी इसमें एक अच्छा मतलब वो आएगा, ठीक है। तो आपके जो भी हो सकते हैं जानकार या कोई भी साथी, तो उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या नाड़ी, मर्म और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, दर्शन डायग्नोस जो अष्टविध प्रकार का 8 प्रकार का, वो सब है इसमें हम देखेंगे। फिर डिजीज वाइज फिजिकल कैसे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे सिम्टम आप चेक करोगे, उसमें क्या क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो मतलब कौन सी रोग आप है उसको मतलब, ठीक है। मतलब मान लो आपको उसने बताया मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे मुंह का टेस्ट ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको ये बता सको कि यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। यस सर। तो यस सर। उसके लिए मतलब आपको जो भी आपके कांटेक्ट में, ठीक है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी।